हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th के बुक का अध्याय फर्स्ट, राजस्थान का इतिहास। एक परिचय। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर तो कुछ क्षेत्र वहाँ बसी जातियों के नाम से जाने जाते थे। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, मरु, ध्रुव, जांगल, मत्स्य, सुरसेन आदि है। मरु और ध्रुव दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ था। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवाड़ कहलाता था और कालांतर में से मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहाँ समी, केर या पीलू आदि होते हैं। बीकानेर और नागौर का आसपास का क्षेत्र नागौर कहलाता था। मत्स्य, जिनका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ, वे जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सुरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर कुछ अन्य क्षेत्र लिखित है। माई नदी के पास प्रतापगढ़ का भूभाग क्याठल कहलाता था, क्योंकि ये क्षेत्र माई नदी के किनारे कांठे पे स्थित था। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता था। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण उपरमाल नाम से जाना जाता था। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता था। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बांगड़ कहलाता था। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध था। सिक्कर, झुंझुनू व चूरू का क्षेत्र शेखावटी नाम से जाना जाता था। इतिहास का काल विभाजन। मोटे तौर पे मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है: प्राक युग, आदि युग, ऐतिहासिक युग। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन से अपरिचित था। आदि युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, किंतु या तो वह अस्पष्ट है अथवा उनकी लिपि को अभी पढ़ना संभव नहीं हुआ हो। ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं: प्राक युग ये युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। आद्य युग ये युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा। तीसरा, ऐतिहासिक युग ये युग 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक जारी है। प्रागैतिहासिक राजस्थान। प्राक युग में राजस्थान मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।
सैकड़ों वर्ष पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती व द्वैश्वती नदियां इस समुद्र में आकर गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ, ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टरजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में सीए हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंदरगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन हस्तकुठार खोज निकाली। कुछ समय पश्चात सेटनकांड ने झालावाड़ से इस युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज, पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के RC अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरीश चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियां, विशेष रूप से चंबल, बनास व उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जालोर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय B. आलचीन को है। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। मध्य पाषाण काल। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियों, चित्तौड़ की बेड़स नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के, कुशलता से निर्मित हैं। ये उपकरण जैस्पर, एगेट, चर्ट, कार्लेनियन, क्वार्टरजाइट, कैल्सेडोनी आदि पाषाणों से बने हैं, जिनमें ब्लेड, इगेवर, ट्रायंगल, कैसेंट, ट्रेपेज, स्केपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय हैं। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहा गया। उत्तर पाषाण काल। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नव पाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ था। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें भीलवाड़ा के बागौर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। राजस्थान में धातु काल। ताम्रपाषाण ताम्र एवं ताम्रकांस्य काल धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों के ताम्रपाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के संस्कृति विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर, सीकर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, गिलूंड, राजसमंद, आहड़ व झाडोल, उदयपुर, पिंड, पांडलिया, चित्तौड़, कुराड़ा, नागौर, साबनिया, पुंगल, बीकानेर, नंदलालपुरा, किराडोत, चितवाड़ी, जयपुर, एलाना, जालोर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, कोल, माहुली, सवाई माधोपुर, मलाह, भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। लोह काल।
ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतरकारी घटना थी। इसके कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। राजस्थान में नौ, भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, रेड, टोंक आदि स्थानों से लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। नौ से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जोधपुरा तथा सुनारी से लोहे गलाने की भट्टियां तथा अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। रेड को तो लौह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई। लोहे काल के पश्चात भारत के अनेक भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति पेंटेड ग्रे वॉर का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, नौ आदि स्थानों से मिले हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। कालीबंगा सभ्यता। प्राचीन द्वैती और सरस्वती नदी, वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी या द्वैती नदी था। क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। सर्वप्रथम कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। कब की? 1952 ईस्वी में। तत्पश्चात 1961-62 ईस्वी में बेबीलाल बीके थापर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। कालीबंगा में उत्खनन के कितने स्तर सामने आए हैं? 5 स्तर सामने आए हैं। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वहीं तीसरे, चौथे व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पे कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। पाक हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ था, नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है, जिन पे काली एवं सफेद रंग की रेखाएं खींची गई है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नादी व बेलनाकार मोहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण
धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट, धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास एवं उनके बाद रतनचंद्र अग्रवाल एवं HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहने व आभूषण के साथ दफनाते थे, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, जो यहाँ तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उत्खनन होने का अनुमान भी लगाया जा सकता है। गिलुंड सभ्यता। राजस्थान जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी ये सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। 1957-58 ईस्वी में B.B. लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। तत्पश्चात 1998 से 2003 के मध्य पूना के डॉक्टर V.S. शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं: सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृतभांड। उत्खनन से मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां एवं हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों, आग में पकाई हुई ईंटें का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलुंड में इनका प्रचुर उपयोग होता था। बागोर सभ्यता। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी तट पर डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने को प्रमाणित करते हैं। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर नीम का थाना सिक्कर कातली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं, जो इस ताम्र युगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, उन्हें कपिश वर्णी मृद पात्र कहते हैं। यह बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं। भीनमाल जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका उत्खनन R.C. अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सूरा पात्र एक यूनानी सुराही मिली है, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था।
इसी प्रकार इस्वाल उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराट, जयपुर की बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी एवं महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बैराट से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराट के समीप अशोक का भाब्रूस अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। बालाथल उदयपुर में प्रोफेसर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंगमहल, हनुमानगढ़, ओजियाना, भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़, बरौर, गंगानगर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, नौ भरतपुर, नगर, टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। इसमें कंफ्यूजन मत होना, नगरी चित्तौड़ की है और नगर टोंक का। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार, हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईसा पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अर्थवेद हैं। इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा व चक 64 से मिले हैं। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिण सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया था, तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल प्रदेश बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र व अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास एक वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक राजस्थान का भी इतिहास अंधकार में है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु बुद्ध के समय भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास से संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती है। प्रथम, जनपदों का उदय, द्वितीय, साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। राजस्थान के जनपद आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय हुआ, विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 जनपदों की सूची प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों की सूची प्राप्त हुई है? 16।
में जिन 16 जनपदों का उल्लेख हुआ है उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित था और राजस्थान के अनेक भाग कुरु, सुरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद कहलाता था। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योद्धे और अर्जुनायन राजस्थान में आकर बसे। मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। सतपथ ब्राह्मण और कौशितकी उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक, पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदियों के जंगलों तक था। इस काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था, जिसने जयपुर के 85 किलोमीटर दूर विराटनगर बैराट बसाकर उसने मत्स्य जनपद राजधानी बनाया। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ। इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए। इनकी शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में सालव जाति रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता था। सालवों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। मौर्य के शासन काल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत रहे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाते हैं। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है। इसीलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद उसे उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। राजपूत कौन थे, ये प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों, बाण भट्ट के
के हर्ष चरित्र तथा कादम्बरी के इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री हैंसेंग ने भी, जो हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को कई क्षत्रिय और कई राजपूत लिखा है। डॉक्टर ओझा के अनुसार सुझाया गया ये मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मत का अध्ययन करेंगे, जो उनके मत वे उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को जानेंगे। वैदिक आर्यों की संतान डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वेद राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। उनके कथनानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते हैं। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से भी यह प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान हैं। अग्निकुंड से उत्पन्न चंद्रबरदई अंग्रेज अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर पवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञकुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए, तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से ज्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा गया। चंद्रबरदई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से की गई। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि, या विदेशी आक्रमणकारियों शक, हूण, युचि आदि यज्ञ द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो। ये कथा इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति हो। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने माना है? सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाई। राजपूतों के ब्राह्मण वंशीय होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वसत गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्य प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलोत को नागर जाति के ब्राह्मण गुहे दत्त का वंशज बताया है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहे दत्त की संतान है, किंतु कुछ अन्य इतिहासकार, खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा, इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कई राजपूत अपने पुरोहितों का गोत्र अपना लेते थे, इसके कारण ये भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। विदेशियों की संतान। राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टोड ने लिखा कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज हैं। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि ये विदेशी जातियां 6ठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई, और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया।
टोड ने राजपूतों को शक व सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीथियन और हूणों से मिलते हैं, जैसे अशु पूजा, अश्वमेघ, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि। अतः दोनों जातियां एक ही है। प्रसिद्ध इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने लिखा, राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी और स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। राजपूतों की रीति रिवाजों की शक या सीथियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज सब कुषाणों के आने से पूर्व भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी और अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था, जैसे महाकाव्यों के साक्ष्य से प्रमाणित होता है। उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। ऐसी परिस्थितियों में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंश से स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत से आई और स्थायी रूप से यहीं निवास करने लगी, उन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य और चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन ये सत्य है कि इतिहास में उन्हें महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। गुहिल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ। गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। अबुल फजल इन्हें ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित करता है, तो कर्नल टोड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। वहीं नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा ने इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 1566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ। बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा की राजधानी नागदा थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंगजी लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया। एक लिंगजी गुहिल वंश के कुल देवता थे। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार कवि राज श्यामल दास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पे विदेशी सेना का हमला हुआ तो उसने मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसीलिए इतिहासकार सीवी वेद उसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल, फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, से करते हैं। जेत्र सिंह 1213 से 1253 ईस्वी। गुहिल के ही एक वंशज जेत्र सिंह के परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। वे 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया, जिसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जेत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेत्र सिंह ही हुआ है, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है।
रतन सिंह 1302 से 1303 ईस्वी। रावल रतन सिंह को 1333 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी व चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इस आक्रमण का वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। राणा हमीर 1326 से 1364 ईस्वी। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्र के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते हैं। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी गई। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमणों के सिंह के सदृश्य की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मुहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। महाराणा लखा 1382 से 1421 ईस्वी। 1382 ईस्वी में महाराणा लखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चूड़ा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ ये शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चूड़ा के राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। राणा लाखा के समय में जावर माइंस व शीशा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। महाराणा मोकल 1421 से 1433 ईस्वी। मोकल महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। 1421 ईस्वी में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया, पर जब चुंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। 1433 ईस्वी में मोकल की जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी। मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसे मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त कर बंदी बना लिया। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 ईस्वी में। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 ईस्वी में। किसके मध्य? मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच। इस राज्य की संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा
पर आक्रमण करके उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। 1457-58 ईस्वी में मुगल गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिनमें शिरोई, अचलगढ़ एवं कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध हैं। कविराज श्यामलदास ने भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन था। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी, श्रृंगार चमरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर, रणकपुर के मंदिर बनवाए, जो अपनी विशालता एवं तक्षण कला के कारण अद्भुत हैं। कुंभा एक विद्वान एवं विद्यानुरागी शासक था। कान व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था। संगीत राज, संगीत मीमांसा, विसूढ़ प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ थे। कुंभा द्वारा कौन से ग्रंथ रचित किए गए? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूढ़ प्रबंध। ऐसा माना जाता है कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पे टीका लिखी थी। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? अत्रि व महेश ने। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज, रावराय, दानगुरु, राजगुरु, परमगुरु, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विद्वानों से विभूषित किया गया। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्टमय रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया और उसके पुत्र उदा ने 1468 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। राणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी। राणा सांगा संग्राम सिंह व उसके 3 भाई पृथ्वीराज, जयमल व रासिंह चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था, पर इस संघर्ष में अंततः सांगा विजयी रहा और मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। इस समय मालवा पर सुल्तान नासरुद्दीन शासन कर रहा था। 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। इस सफलता में मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया तथा अब वह एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया। अतः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया, जिससे मालवा एवं मेवाड़ में युद्ध हुआ। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा द्वारा बंदी बना लिया गया। ईडर के उत्तराधिकारी का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता मिली किसी पक्ष को न मिली। 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातौली, वर्तमान में कोटा के जिले में युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पड़ता है धौलपुर में। इसके 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातौली, वर्तमान में सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इसके बाद राणा की सेना ने बाड़ी, धौलपुर के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उसे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है। चूंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षा थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ था, पर इससे पहले बयाना के युद्ध फरवरी 1527 ईस्वी में
उसने बाबर की सेना को पराजित किया था। भयानक युद्ध कब हुआ? फरवरी 1527 ईस्वी में। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। तोपखाने एवं तुगलक युग पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ एवं युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया तो उसके सामंत ने, जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, सांगा को विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ में सांगा की समाधि स्थल है। सांगा की समाधि स्थल कहाँ है? मांडलगढ़। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह 1528 से 1531 ईस्वी व उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। राणा उदय सिंह 1537 से 1572 ईस्वी। राजस्थान के इतिहास में अपने बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। यही मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ तथा 1540 ईस्वी में मावली उदयपुर के युद्ध में मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ की प्रत्यक्ष सत्ता उदय सिंह ने प्राप्त की थी। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। यहाँ उसने उदय सागर झील तथा मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और फत्ता नामक अपने 2 सैनिकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। किले की सुरक्षा के दौरान जयमल व फत्ता वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनके हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया। प्रताप को गद्दी पे बिठा दिया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने 2 मार्ग थे, या तो वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने थे। फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसके सामंत और भीलों का एक गुट बनाया, जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्युक्त रहे। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोकुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी के मध्य 4 शिष्टमंडल क्रमशः जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास एवं टोडरमल के नेतृत्व में भेजे, मगर महाराणा ने संधि करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। अतः मेवाड़ के मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा और वहीं उसने मानसिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। 18 जून 1576 ईस्वी। कुछ विद्वान ये तिथि 21 जून भी स्वीकार करते हैं को खमनौर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। प्रताप की सेना के हरावल सेना का अग्रिम दस्ता का नेतृत्व हकीम खां सूरी कर रहा था, जबकि मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ
कछवा कर रहा था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झालाविदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया। प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका। अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगल को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू कर दिया। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूं ने गोकुंदा का युद्ध और जेम्स टोड ने हल्दीघाटी का युद्ध कहा था। क्या आप जानते हैं हल्दीघाटी का नाम हल्दी रंगी मिट्टी के कारण नहीं पड़ा? ऐसी मिट्टियां यहाँ है भी कहाँ? लाल, पीली और काली 3 रंगों वाली मिट्टी है। फिर हल्दीघाटी नाम क्यों दिया गया? इसका एकमात्र कारण यह है कि यहाँ हल्दी चढ़ी कई नवविवाहिताएं पुरुष वेश में लड़ मरी। 1576 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार के लिए अनेक सैन्य अभियान किए। शहबाज खां, अब्दुर्रहीम खाना खां के नेतृत्व में सेनाएं भेजी गई, मगर उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को भीषण संघर्ष के बाद शहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पे अधिकार करने में सफल रहा। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण किया। महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार सेरिमा सुल्तान खां को एक ही बार में परलोक पहुंचा दिया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। इस कारण दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। 1585 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। 1585 से 97 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पे पुनः अधिकार कर लिया। चावंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को प्रताप की मृत्यु हो गई। चावंड के पास बारडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। प्रताप के संबंध में कर्नल टोड लिखते हैं, आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप की किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र नहीं हुई हो। हल्दीघाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। राणा अमर सिंह 1597 से 1620 ईस्वी। अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। शासक बनने के उपरांत उसे मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1613 ईस्वी में जागीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शहजादा खुर्रम शाहजहां मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ में लूटमार एवं आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। मेवाड़ के सामंत युद्धों से ऊब गए थे एवं उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। अतः उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। जनवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से स्वयं खुश न था और उसे स्वयं को राजकार्य से विरक्त कर लिया। जहांगीर के जीवन की ये सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। महाराणा राज सिंह 1652 से 80 ईस्वी। राज सिंह के शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खान को भेजा। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया। मुगल सेना कंगूरे एवं बुर्ज गिराकर लौट गई। 1658 में मुगल शहजादों में
उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था। अतः महाराणा टालमटोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में तो उसके संबंध राज सिंह से अच्छे रहे। औरंगजेब ने उसे 6000 जात एवं सवार मनसब भी प्रदान किया, किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, से विवाह करके राज सिंह ने 1669 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। इसके बाद 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो गई। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। इस झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौकिक नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया। संस्कृत भाषा में लिखी राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी। ये प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है।